हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, ये सीरीज चल रही हमारी यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर, जिसमें हम लोग 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी, जिसे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, उस बुक को कवर कर रहे हैं। और इस बुक को कवर करने की वजह क्या है? यूपीएससी का पिछला ट्रेंड। और इस बुक से अब तक हर एग्जाम में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसलिए इस बुक को हम लोग कंप्लीटली कवर कर रहे हैं। हालांकि आपने भी इन बुकों को पढ़ा होगा और इसमें कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और कई सारे प्रीलिम्स के। लेकिन हम यूपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, क्योंकि उसके एग्जाम में हम कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि कौन सा टॉपिक मेंस का है, कौन सा प्रीलिम्स का है। जैसे आपने देखा होगा, सोलर सिस्टम से कभी मेंस में क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन 2024 के मेंस में आपने क्या देखा? वहां पर एस्ट्रॉयड बॉम्बिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए गए। इसी तरह जो आज का हमारा टॉपिक है उसको आपने देख ही लिया होगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और इस थ्योरी से आपके एग्जाम में जनरली मेंस में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हम क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम को फॉलो कर रहे हैं और ये हम जानते हैं यूपीएससी किस साल क्या नया सरप्राइज दे दे, हम कुछ भी नहीं जानते। तो इसलिए हम लोग चाहते तो इस टॉपिक को स्किप कर सकते थे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमने कहा अभी कवर कर लेते हैं, ताकि आप में से बहुत से एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो मेंस में अपीयर होंगे, तो उस समय भी उनको इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तब भी ये टॉपिक आपको रिलेवेंट लगेंगे और फायदेमंद देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखिए, इस थ्योरी के बारे में पहले जान लीजिए, इसका बेस क्या है। इस थ्योरी का बेस है कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ पे जो लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें आप जानते हैं ऑलमोस्ट 71% क्या है? वाटर बॉडी है और 29% लैंड है। इसी लैंड के ड्रिफ्टिंग को लेकर एक थ्योरी दी गई जिसे बोला गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ड्रिफ्ट का मतलब होता है ड्रिफ्ट कर रहे हैं, यानी जस्ट लाइक अ मूवमेंट। और इस थ्योरी को सबसे पहले दिया किसने? एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर एक जर्मन थे और क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपने क्लाइमेटिक एविडेंस के आधार पर यह प्रूफ करने का प्रयास किया कि हमारे कॉन्टिनेंट प्रेजेंटली जहां पर लोकेटेड हैं, पास्ट में वो वहां पर नहीं थे। इसके लिए इन्होंने कई सारे एविडेंस भी इकट्ठा किए, जिनमें से बहुत सारे एविडेंस ऑथेंटिक भी हैं, लेकिन उनकी कुछ ऐसी आलोचनाएं और क्रिटिसिज्म होता है जो बहुत ही रिलेवेंट है। वो क्या है? इन्होंने कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट करने के लिए जिन फोर्सेस की बात की, वो फोर्स इतने इनफ नहीं थे कि हमारे कॉन्टिनेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर मूव कर सके। इस आधार पे इनका हैवी क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन इस बात को हमें एज ए एस्पिरेंट, एज ए स्कॉलर नहीं भूलना चाहिए कि अगर ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नहीं आती तो बिलीव कीजिए आगे आने वाली बहुत सी थ्योरियां पाइपलाइन में ही शायद अपना दम तोड़ देती। जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इनकी थ्योरी की आलोचना के बेस पर ही यह कहा गया कि वेगनर महोदय ने केवल कॉन्टिनेंट मूवमेंट की बात की जबकि ओशन मूवमेंट की बात नहीं की। उसी बेस पे क्या आई? उसी बेस पे आया सी फ्लोर स्प्रेडिंग। कुछ लोगों ने कहा इनके जो फोर्स है इनफ नहीं है, ये जो फोर्स की थ्योरी इनकी रॉन्ग है। उस रॉन्ग थ्योरी को सही करने के लिए कन्वेक्शन करंट थ्योरी आई। तो आप देखेंगे कि और उसके बाद इन सभी को सम अप करते हुए एक फाइनल थ्योरी आई, प्लेट टेक्टोनिक। तो ये काफी थ्योरियों का एक बहुत बड़ा बेस रहा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसमें हम बहुत ब्रीफ में समझेंगे क्योंकि हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं।
फिर भी ये मेंस में आपके काम आएगा। वेगनर ने बोला कि एक टाइम में सारे कॉन्टिनेंट एक आपस में जुड़े हुए थे, तब उस सुपर कॉन्टिनेंट को उस समय इसको पेंजिया या सुपर कॉन्टिनेंट बोला गया। ये था, और इसके आसपास जो वाटर बॉडी थी उसे बोला गया पेंथाल्सा। ये समय कब का था? लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये सारे कॉन्टिनेंट कंबाइंडली क्या थे? पेंजिया थे। और इसके आसपास का जो मैसिव ओशन था उसे बोला गया पेंथाल्सा। बाद में क्या हुआ? इस जो ये पूरा पेंजिया था, इसमें क्या हुआ? ड्रिफ्ट हुआ, एक क्रैक पड़ा, उस क्रैक के बाद ये पेंजिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। और ये समय कब था? ट्रियासिक के समय के एरा के आसपास। जब ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तब इसका नॉर्दर्न पार्ट कहलाया लॉरेंसिया या अंगारा लैंड, और सदर्न पार्ट क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। अब मजेदार बात यहां पे क्या है, जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि लॉरेंसिया में कौन कौन से कॉन्टिनेंट इंक्लूड थे? तो इसमें था नॉर्थ अमेरिका, और इसमें था यूरेशिया। अब यूरेशिया को प्रेजेंटली हम बोल सकते हैं यूरोप प्लस एशिया, इन दोनों को मिला के बोला गया यूरेशिया। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी लैंड मास यूरेशिया का लॉरेंसिया का पार्ट नहीं था। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से थे? इसमें थे साउथ अमेरिका, इसमें था अफ्रीका, इसमें था आपका इंडिया। एक मजेदार बात देखिए, अगर प्रेजेंट का हम वर्ल्ड मैप देखें तो इंडिया कहीं ना कहीं हमें लॉरेंसिया का पार्ट दिखाई पड़ता है, लेकिन वो कभी किसका? गोंडवाना लैंड का पार्ट था। इसके बाद ये पार्ट हो गया आपका मेडागास्कर। तो मेडागास्कर भी किसका पार्ट था? गोंडवाना का। ये क्या है? ये है ऑस्ट्रेलिया, ये भी गोंडवाना पार्ट था। और ये है अंटार्कटिका। ये सभी गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। और ये गोंडवाना टर्म्स जो बार बार आ रहा है, ये कहां से लिया गया? इंडिया में एक बहुत बड़ा ट्राइबल किंगडम था गोंड ट्राइब का, वहीं से नाम पिक किया गया है गोंडवाना। और इन दोनों लैंड मास के पास जो वाटर बॉडी थी, उस वाटर बॉडी को क्या बोला गया? टेथिस सी। ध्यान रखेंगे, टेथिस सी किसके बीच में था? लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड के बीच में था। देखो आ गया, ये लॉरेंसिया इसका नॉर्दर्न पार्ट था और गोंडवाना लैंड इसका सदर्न पार्ट था। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं इस थ्योरी पे जब क्वेश्चन मार्क उठे, तब इसके लिए एल्फ्रेड वेगनर ने कुछ एविडेंस खोजने की बात की। उनमें से पहला एविडेंस था हमारा जिग्सॉ फिट। ठीक है, जिग्सॉ फिट का मतलब क्या होता है कि इन्होंने ऐसा कहा कि जो कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, अगर आज जो अलग हो गए हैं, अगर इनको हम जोड़ना चाहें तो आज भी ये परफेक्टली आपस में फिट हो जाते हैं। ऐसा इन्होंने साउथ अमेरिका और अफ्रीका को जोड़ने का प्रयास किया। इन्होंने कहा जो कैरेबियन आइलैंड है, जिन्हें हम लोग वेस्ट इंडीज बोलते हैं, इन सभी को हम गल्फ ऑफ मैक्सिको में एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रीनलैंड को यहां पर हडसन वे में हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इनकी बातें काफी हद तक लोगों को कन्विंस कर गई। यहां तक ये कहां फंसे सबसे ज्यादा? ये फंसे आपके फोर्स में, उसकी बात हम आगे करेंगे। इसके बाद इन्होंने क्या? फॉसिल एविडेंस। फॉसिल एविडेंस में कुछ ऐसे थे, जैसे कुछ थे बॉटनिकल थे, कुछ जूलॉजिकल थे। उसके लिए एक मैं इमेज दिखाता हूं और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। एक यहां पर प्लांट है
प्लांट किसमें आएगा? बॉटनिकल में आएगा। इस प्लांट का नाम है ग्लेसोपैटिरस। ये नाम याद रखिएगा, ग्लेसोपैटिरस। अब ये कहां कहां पाया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में और इंडिया में भी, अफ्रीका में भी और साउथ अमेरिका में। अब अगर इन सभी को हम लोग प्रेजेंटली देखें तो अंटार्कटिका का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, इंडिया का अलग है और साउथ अमेरिका का अलग। फिर ये कैसे पॉसिबल है इतने डाइवर्स क्लाइमेट में एक ही टाइप का प्लांट पाया जाए? इससे प्रूफ हो रहा है कभी जब ये प्लांट डेवलप किया होगा इस कॉन्टिनेंट पर, जिसे हम पेंजिया बोलते हैं, तब सभी आपस में जुड़े हुए होंगे। ये हो गया आपका बॉटनिकल एविडेंस। फॉसिल एविडेंस में एक था एनिमल लेस्टोसोरस। ये नाम फिर बता रहा हूं, याद रखिएगा। प्रीलिम्स में कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। लेस्टोसोरस कहां पाया जाता था? इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूं। अंटार्कटिका, इंडिया और अफ्रीका। वही एक था मेसोसोरस। ये क्या था? फ्रेश वाटर रेप्टाइल था, यानी ताजे पानी में चलने वाला, एक तरह का रेंगने वाला, ठीक है। और ये कहां पाया जा रहा था? अफ्रीका और साउथ अमेरिका में। इससे प्रूफ हो रहा है जिक्सो फिट वाली बात कि आपस में जुड़े हुए होंगे। आगे एक क्या है? ग्रैकोनेटस। ये भी एक रेप्टाइल था, ठीक है। और ये कहां पाया जा रहा था? साउथ अमेरिका और अफ्रीका में। तो ये नाम याद रखिएगा। फॉसिल एविडेंस में ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहां पे थे हम लोग फॉसिल एविडेंस में। आगे हम देखते हैं रॉक फॉर्मेशन। अगर आप देखो तो यहां पर है अमेरिका का अपलेशियन माउंटेन, यहां पे अफ्रीका का है एटलस माउंटेन, वहीं ग्रीनलैंड का ईस्टर्न माउंटेन और यूरोप का जोलेन माउंटेन। ये सभी ऑलमोस्ट सिमिलर एज टाइम के दिखाई पड़ते हैं, जबकि ये दोनों कॉन्टिनेंट एक दूसरे से बहुत दूर हैं और दोनों की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। इस तरह प्रूफ हो रहा है कि ये कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। सिमिलर रॉक टाइप एंड स्ट्रक्चर अलोंग विद द टिलाइड फाउंड। देखो टिलाइड शब्द याद रखिएगा, ऐसे कीवर्ड में यूपीएससी फंसाता है। टिलाइड का मतलब होता है ग्लेशियर डिपॉजिट। अब मान लो कोई रॉक है, अगर उसके ऊपर से ग्लेशियर जाएगा, जैसे रेगमाल होता है, ठीक है, सैंड पेपर होता है, जब उसको हम रगड़ते हैं तो उस रगड़ने के एविडेंस वहां पे छूट जाते हैं। और ऐसे ही टिलाइड डिपॉजिट के एविडेंस इंडिया के ओडिशा स्टेट में पाए गए। तो साइंटिस्ट शॉक्ड थे कि उड़ीसा को हम प्रेजेंटली देखें, वहां ग्लेशियर छोड़ो ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है, वहां पर ग्लेशियर डिपॉजिट कैसे पाए जा सकते हैं? क्योंकि वहां पर ग्लेशियर स्क्रैचिंग के एविडेंस पाए गए हैं। इससे प्रूफ हो रहा है इंडिया कभी अंटार्कटिका के नियर बाई लोकेटेड था। देखो आ गया इसमें ग्लेशियर डिपॉजिट, इसी को टिलाइड बोला गया। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोग को। ये इनकी फोर्स थी, फोर्स को समझिएगा। इसमें ये टर्मोलॉजी याद करिएगा, पोलर फिलिंग फोर्स। इसे कुछ और नहीं बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी ये हमारे आज के अनुसार ये टर्म्स है, और लेकिन वेगनर ने इसे बोला पोलर फिलिंग फोर्स। ये फोर्स क्या होती है? जब हमारी अर्थ रोटेट करती है, उसी रोटेशन के बेस पर हमारे अर्थ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है। ये फोर्स एरिया के अनुसार इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। अगर सोचो आप पोल पर इतने बड़े एरिया में है और एक जोर से कोई रस्सी घुमाइए तेजी से, तो छोटे एरिया कवर करेगी। वही एक पूरे इक्वेटर पे घुमाइए तो ज्यादा बड़ा एरिया कवर करेगी।
जैसे आप लट्टू घुमाते हो, तो इसमें क्या होता है, जब ये बाहर की ओर फोर्स लगती है तो ये क्या करती है, ये पोलर से, क्योंकि फोर्स कहां इक्वेटर ज्यादा लग रही है, इसीलिए आप देखते हो हमारे अर्थ की एक शेप बनती है जियोइड, और जियोइड शेप की वजह से देखते हो हमारी अर्थ इक्वेटर पे आपको बहुत बड़ी या फूली हुई या बल्जी फील होती है। वो किसके वजह से होती है, इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होती है। और ये समझाया है मैंने अपने इससे पहले के वीडियोस में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में, आप उस क्लास को भी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ध्यान रखेंगे, इन्होंने बोला सेंट्रीफ्यूगल या पोलर फीलिंग फोर्स की वजह से जो हमारे कॉन्टिनेंट थे वो इक्वेटर के आसपास जा रहे थे, ये बात इन्होंने कही। वहीं टाइडल फोर्स की वजह से ये कॉन्टिनेंट वेस्ट की ओर मूव करे। ये कैसे, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे टाइड पे आने पर सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है और हमारी अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो इसके अपोजिट क्या होंगे, कॉन्टिनेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे। ये बात इन्होंने कही। तो इन दो फोर्स को लेकर जब आगे वैज्ञानिकों ने कैलकुलेशन किया मैथमेटिकल, तो उन्होंने इसकी इस थ्योरी को खारिज कर दिया। लेकिन हमें इसकी खारिज से मतलब नहीं है, आपको ये थ्योरी याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में ये एज ए स्टेटमेंट आपके सामने आ सकता है। तो ये दो फोर्स आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने कॉन्टिनेंट मूवमेंट के लिए कहा था। वहीं पर एक थ्योरी आती है बायोंसी थ्योरी। बायोंसी थ्योरी आर्किमिडीज की है, आपने सुना होगा। उन्होंने क्या कहा था, नाव पानी पे क्यों तैरती है, अगर ये पानी है, पानी के ऊपर कोई नाव क्यों तैरेगा, क्योंकि आप देखोगे नाव की डेंसिटी कम होगी, पानी की ज्यादा, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करता है। इसी आधार पर वैगनर ने बोला जो कॉन्टिनेंट बने हैं वो किसके बने हैं, सियाल के, और सियाल की डेंसिटी 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। वहीं जो वाटर बॉडी है सीमा, उसकी डेंसिटी है 3.0, और इसलिए सियाल सीमा पे तैर रहा है। सियाल मतलब क्या होता है, कॉन्टिनेंट, इसीलिए कॉन्टिनेंट ओशन पे फ्लोट कर रहा है, यानी मैग्मा के ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर 3 थ्योरी है, एनसीईआरटी में हालांकि 2 ही दिया है। तो बायोंसी थ्योरी जो आर्किमिडीज की है, इसलिए मैं कहता हूं ज्योग्राफी पढ़ते समय साइंस की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। और होपफुली सभी ने 10th तक तो साइंस पढ़ी होगी, और ये जितनी थ्योरी मैं बता रहा हूं ये सभी होपफुली आपने 10th के अंदर पढ़ी होगी, क्योंकि 10th तक हमारे पास साइंस कंपलसरी होती है। यहां तक होपफुली क्लियर हो गया होगा। चलते आगे, अब आते हैं, जब इनकी थ्योरी का क्रिटिसिज्म हुआ कि आप तो केवल बात कर रहे हैं किसके बारे में, कॉन्टिनेंट के मूवमेंट के बारे में, लेकिन यहां तो ओशन भी मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारा ओशनिक फ्लोर भी होता है। तो इसीलिए आगे चलकर एक थ्योरी आती है, इस थ्योरी को बोलते हैं हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इस थ्योरी की खोज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बहुत ज्यादा पॉपुलर रही। क्यों, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ओशन के अंदर सबमरीन गई, और जब सबमरीन गई तो उन्होंने देखा कि जितनी डायवर्सिटी हमारे अर्थ पर है उससे ज्यादा तो हमारी वाटर बॉडी के अंदर है। तब जाके इसके बारे में खोज हुई और एक थ्योरी आई हैरी हेस की 1960 के अराउंड, इसे बोलते हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग कैसे काम करती है, ये यहां पर प्लेटों का मूवमेंट होता है। यहां प्लेटों के 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं, एक होता है डाइवर्जेंट मूवमेंट, एक होता है कन्वर्जेंट। ये जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, वहां पर जो प्लेट होगी वो होगी कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाएगी, और जो ओशन वाली होगी डाइवर्जेंट। अब यहां से क्या होगा, आपको याद कीजिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात, अंदर से
मेंटल के एरिया से मैग्मा आ रहा है और मैग्मा ऊपर की ओर पुश कर रहा है। पुश करके हमारे जो मिड वाली प्लेट है उस प्लेट को इसने क्रैक कर दिया और ये सारा मैग्मा बाहर निकल के इसने ओशन रिज का फॉर्मेशन किया। किसका किया? ओशन रिज का फॉर्मेशन किया। और इसी ओशन रिज के आधार पे आप देखोगे हमारे ओशन के अंदर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन पाई जाती है। इसी लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन को हम क्या बोलते हैं? मिड ओशनिक रिज। और इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर लॉन्गेस्ट है। और इस पर यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है और इस बार भी पूछा जा सकता है। ये किस बाउंड्री के सहारे बनती है? तो जब प्लेटें एक दूसरे के दूर जाती हैं तो डाइवर्जन प्लेट होती हैं। अब जब क्रैक करके जब ये मैग्मा बाहर निकलेगा इससे बनेगा ओशन माउंटेन रिज। देखो जो रिज होती है ये इसको ओशन माउंटेन ही बोलते हैं और जो लैंड पे होता है उसे सिंपल माउंटेन। तो ये ओशन रिज बनती है। लेकिन जहां पर कॉन्टिनेंट प्लेट आएगी ओशनिक प्लेट, तो यहां पर देखो यहां पर प्लेटें एक दूसरे के सामने टकरा रही हैं, इसे बोलते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट। और जहां पे प्लेटों का कन्वर्जेंस होगा यहां पर बनेंगे ट्रेंचेस, यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग। एक बात कहती है जहां पर मैग्मा राइज हो रहा है इसे राइजिंग लिम्ब बोलते हैं। राइजिंग लिम्ब पे क्या बन रहा है? यहां बन रहा है मिड ओशनिक रिज और फॉलिंग लिम्ब यानी जहां पर प्लेटें टकरा रही हैं वहां बनेगा ओशन ट्रेंच। यही इस थ्योरी का मेन क्रक्स है। देखो न्यू ओशनिक क्रस्ट। और आप ध्यान रखिए जब भी प्लेटें एक दूसरे के दूर जाएंगी तो हमेशा मैग्मा निकलेगा और ओशन के अंदर हमेशा न्यू प्लेट का फॉर्मेशन करेगा। क्या होगा? यहां पर जो लावा निकलेगा धीरे धीरे ठंडा होकर ओशन के अंदर नई रॉक का फॉर्मेशन करेगा। इस बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन कैसे पता लगी? जब साइंटिस्टों ने ओशन और कॉन्टिनेंट की रॉक का रिसर्च किया तो पता लगा उन्हें लैंड पर जो रॉक पाई गई वो लगभग 540 मिलियन ईयर ओल्ड पाई गई। वही ओशन के अंदर सबसे ओल्डेस्ट जो रॉक पाई गई 200 मिलियन। तो साइंटिस्ट शॉक थे कि ओशन के अंदर 200 मिलियन से पुरानी रॉक क्यों नहीं पाई जा रही है। तो पता लगा ये सारी जो न्यू क्रस्ट फॉर्म हो रहा है धीरे धीरे जाकर फिर से ये मैग्मा के अंदर मेल्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर इस वजह से ओशन के अंदर कोई भी रॉक 200 मिलियन ईयर से पुरानी नहीं पाएगी, जबकि लैंड पर 540 मिलियन ओल्ड पाएगी। कमेंट बॉक्स में आप बताइए मुझे कि दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट रॉक किस कॉन्टिनेंट में पाई गई। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखता हूं कितने लोग बच्चे इसका आंसर करते हैं। इससे बना मिड ओशनिक रिज। ठीक है, जब प्लेटें एक दूसरे के दूर जा रही हैं। ठीक है, इससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी पता लगती है। क्यों? जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है तो आप देखोगे कभी क्या होगा, कभी मैग्नेटिक पोल नॉर्थ की ओर होगा, कभी ये साउथ की ओर होगा। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ डायनेमिक है, मूव कर रही है। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होगा। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रॉक के अंदर चेंज होने में 8 लाख से ज्यादा साल का समय लगता है। यानी जब से इस अर्थ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन है तब से अभी तक हमारे अर्थ पर मैग्नेटिक पोल चेंज नहीं हुआ है। अब यह होता कैसे है? जब न्यू रॉक मैग्मा के रूप में निकलती है
और जिस साइड हमारा मैग्नेटिक पोल अलाइन होता है उसी ओर मैग्नेट की ओर आयरन शिफ्ट कर जाता है, उसी पर यहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शिफ्ट होती रहती है। कभी ये नॉर्थ होती है, यहां पे साउथ, यहां पे नॉर्थ, मैं कलर चेंज करता हूं, यहां पे नॉर्थ, यहां साउथ, सेम यहां पे नॉर्थ साउथ, लेकिन आगे क्या होगा, यहां साउथ, यहां नॉर्थ, फिर यहां पे साउथ, यहां पे नॉर्थ, आगे फिर नॉर्थ और साउथ। इस तरह ये हमेशा शिफ्ट होती रहती है। इसी को बोलते हम लोग मैग्नेटिक स्प्लिट ऑन द ओशन फ्लोर रिकॉर्ड रिवाइवल ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सपोर्टिंग दिस थ्योरी। यानी इस थ्योरी से हमें मैग्नेटिक रिवर्सल का भी पता चलता है, जिसे हम लोग पैलियोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। पैलियो का मतलब होता है रॉक, यानी, और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी रॉक के थ्रू हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जानने का प्रयास किया। इसी के बाद आगे जाके एक फाइनल थ्योरी आती है जिसे बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसमें पहले हम लोग प्लेट समझ लेते हैं, प्लेट क्या होता है। जैसे हमारा कोई कॉन्टिनेंट है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसे बोलते हैं क्रस्ट, यहां इसे मिड पार्ट को बोलते हैं हम लोग मेंटल, और इनर पार्ट को बोलते हैं कोर। इसकी गहराई लगभग 33 किलोमीटर होती है, मेंटल की 2900 किलोमीटर और कोर की 6371 किलोमीटर। तो ध्यान रखेंगे, जो हमारा क्रस्ट होता है, क्रस्ट और अपर मेंटल, इस एरिया को हम लोग कंप्लीटली क्या बोलते हैं, ठीक है। इस टोटल एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग लिथोस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। और इसी लिथोस्फीयर को सिंपल भाषा में हम बोलते हैं प्लेट। यानी क्रस्ट एंड ये वाला पार्ट में फिर से अगर कई बच्चों को दिक्कत हो तो ये हमारा पार्ट है अपर मेंटल, ठीक है। ये क्या पार्ट है, ये है अपर मेंटल। यानी अपर मेंटल और टोटल क्रस्ट को मिला के हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर को बोलते हैं हम लोग प्लेट। इस प्लेट टर्म्स को पहली बार इस्तेमाल किया था एक कैनेडियन साइंटिस्ट थे टूजो विल्सन ने, और ये जो हमारा पूरा प्लेट मूवमेंट कर रहा है, ये कर रहा है एस्थेनोस्फीयर। ये इस एरिया क्या बोलते हैं हम लोग, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर क्या है, ये लिक्विड पार्ट है, जैसा आपका मेंटल होता है। अब इसकी डेंसिटी होती है 3.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। वहीं जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट की डेंसिटी होती है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ओबियस सी बात है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे होगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो हल्का होगा। इसलिए क्रस्ट यानी प्लेट किस पे फ्लोट कर रही है, एस्थेनोस्फीयर पे। तो ये ध्यान रखेंगे। अब आपको प्लेट समझ में आ गया होगा। इन प्लेटों के मूवमेंट के आधार पे प्लेटों की बाउंड्री डिसाइड की गई,
और इस प्लेटों के बाउंड्री के बेस पर हमारे अर्थ पर डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्मेशन की बात कही गई। आप समझ गए होंगे। यहां देखेंगे, अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइड इनटू सेवरल लार्ज एंड द स्मॉल टेक्टोनिक प्लेट, यानी हमारे अर्थ की जो प्लेट है वो कुछ नहीं, लिथोस्फीयर को डिवाइड किया गया है और इसमें कई अलग अलग प्लेट होती हैं, जिसमें कुछ मेजर प्लेट होती हैं, कुछ माइनर होती हैं। अगर मेन टाइप से अगर हम प्लेटों का डिवीजन करें, टाइप्स ऑफ प्लेट की हम बात करें, तो आप क्या देखेंगे, प्लेट बेसिकली टू टाइप की होती है। एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है। एक होती है हमारी ओशनिक प्लेट होती है। ध्यान रखेंगे, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी इसकी डेंसिटी कम होगी और ये लाइटर मटेरियल से बनी होगी, लाइटर मटेरियल से बनी होगी, यानी ये बनी होगी सियाल की। वहीं ओशनिक प्लेट कैसी होगी, इसकी डेंसिटी होगी 3.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये बनी होगी थिक मटेरियल की, जैसे सीमा की। यहां थिक नहीं होगा, हैवियर होगा। एक मिनट, हैवी मटेरियल से होगा। और ओशनिक प्लेट कैसी होती है, थिन होती है। कॉन्टिनेंटल प्लेट कैसी होती है, थिक होती है। इस तरह, और इसका एक एक एग्जांपल लेना चाहें तो कॉन्टिनेंट प्लेट का सबसे अच्छा एग्जांपल आपका है अफ्रीकन प्लेट। ओशनिक प्लेट का सबसे अच्छा एग्जांपल है पैसिफिक प्लेट। ये हो गई मेजर प्लेटों का डिवीजन। अगर हम प्लेटों के नेम के बेसिस पे बात करेंगे तो प्लेटों की अलग अलग टाइप होती हैं। फिलहाल चलो मैं प्लेटों के नाम आपको दिखा देता हूं। यहां पे थे, चलिए हम प्लेटों के हम सर्च करते हैं प्लेट। ये हो गई हमारी प्लेटों के नाम। आप देखोगे इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मेजर प्लेटों के बारे में। तो 7 मेजर प्लेटें कही जाती हैं, जिनमें पहली है आपकी हमारी पैसिफिक प्लेट। यहां पे है हमारी पैसिफिक प्लेट। अगर हम इसे हटाना चाहें 1 मिनट के लिए तो यहां पे हमारी है पैसिफिक प्लेट पहली। दूसरी है बड़ी प्लेटों में नॉर्थ अमेरिकन, थर्ड साउथ अमेरिकन, फोर्थ अंटार्कटिका, फिफ्थ अफ्रीकन, सिक्स्थ यूरेशियन, सेवेंथ इंडो ऑस्ट्रेलियन। ये 7 मेजर प्लेट हो गई। माइनर प्लेटों की बात करें तो यहां पे है जुआन डी फूका प्लेट। इसी जुआन डी फूका प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के टकराने से हमारा रॉकी माउंटेन बना है। वहीं नजका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के कोलाइड होने से एंडीज माउंटेन बना है। तो इन प्लेटों के नाम और लोकेशन आप याद रखेंगे। ये जो जुआन डी फूका है ये माइनर प्लेट का एग्जाम्पल है। कोकोस क्या है, माइनर प्लेट है। नजका क्या है, माइनर प्लेट है। अरेबियन प्लेट क्या है, माइनर प्लेट है। फिलीपींस प्लेट क्या है, माइनर प्लेट है।
माइनर प्लेटों की संख्या वैसे तो 20 से ज्यादा बताई जाती हैं, लेकिन नासा द्वारा 100 से ज्यादा प्लेटें कंसीडर की जाती हैं और इस बात को काफी हम हद तक ऑथेंटिक मान सकते हैं, क्योंकि आप देखो नई नई प्लेटों की खोज हो रही है, जैसे बर्मा प्लेट, अनाटोलियन प्लेट, कई ऐसी प्लेटें न्यू पता लग रही हमें, तो इसलिए इन प्लेटों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। प्लेटों की बाउंड्री देखेंगे तो प्लेटों में मेजरली 3 टाइप की बाउंड्री होती है। पहली होती है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट प्लेट का मतलब होता है जब प्लेटें एक दूसरे से फार अवे या दूर जाती हैं और अंदर से जो मैग्मा निकलता है हमारे अर्थ पर न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को हम लोग कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं, क्योंकि यहां पर न्यू रॉक का कंस्ट्रक्शन या फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, मैग्मा राइज होता है, जिससे क्रिएट होता है न्यू क्रस्ट। जो लाइन मैंने बोली मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पे हम लोग केवल फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, वो भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम बहुत डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वरना आप जानते हैं प्लेट टेक्टोनिक में कम से कम 3 से 4 घंटे का एक प्रॉपर लेक्चर चाहिए होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे क्या बनता है? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से मिड ओशनिक रिज। इसमें सबसे पहले मिड ओशनिक रिज अटलांटिक ओशन में खोजी गई थी, इसलिए इसको मिड अटलांटिक रिज भी कहते हैं। इससे रिफ्ट वैली भी बनती है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, वॉल्केनिक माउंटेन बनते हैं जैसे आइसलैंड। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी के ही हैं। ये डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री में पूछ सकता है कि आइसलैंड किसका एग्जाम्पल है, अफ्रीकन रिफ्ट वैली क्या है। देखो डाइवर्जेंट में भी 3 टाइप की बाउंड्री होती हैं, ओशन ओशन, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, इस टाइप का कॉन्टिनेंट ओशन। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी, फिर भी कुछ कीवर्ड बता दूं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में जो 3 टाइप होती हैं, एक होती है ओशन ओशन, एक होती है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, एक होती है कॉन्टिनेंट ओशन। लेकिन कॉन्टिनेंट ओशन बाउंड्री नहीं फॉर्म होती है, क्योंकि डाइवर्जेंट में अगर लैंड वाली कॉन्टिनेंट वाली बाउंड्री दूर जाएगी तो वहां पर कोई भी बाउंड्री डेवलप नहीं होगी, कुछ भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे डाइवर्जेंट में कॉन्टिनेंट ओशन बाउंड्री नहीं पाई जाती है। ओशन ओशन में मैंने बता दिया मिड ओशनिक रिज पाई जाती है, यहां पे रिफ्ट बनता है। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जब डाइवर्जेंट होता है तो अफ्रीका की रिफ्ट वैली बनती है। ठीक है, यहां पर बनेंगे आइलैंड, बनेंगे वोल्केनिक आइलैंड। तो ये सभी एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। कन्वर्जेंट में क्या होता है? जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, कोलाइड होती हैं, और कोलाइड होने में क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है, नुकसान होता है, इसलिए इसे डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। इसमें भी 3 टाइप की प्लेट बनती है, ओशन ओशन। ओशन ओशन कन्वर्जेंट में क्या होगा? ओशन ट्रेंच बनेंगे, आइलैंड आर्क बनेंगे, एग्जाम्पल मिलेगा। कॉन्टिनेंट ओशन में क्या बनेंगे? वॉल्केनिक माउंटेन बनेंगे, रॉकीज एंडीज। तीसरा हो जाएगा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, इससे हिमालय बना है। इसलिए मैं आपको सारा ब्रीफ बता दे रहा हूं कि सर ने बिल्कुल शॉर्ट कर दे, नहीं मैं डिटेल में नहीं जा सकता अभी, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका प्रीलिम्स पहले क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये तीनों टाइप हो जाएंगे। इसमें एग्जाम्पल मैंने दे दिया आप लोग को।
आइलैंड आर्क आला के आगे होगा, इसमें होगा एंडीज माउंटेन, इसमें होगा हिमालय। इसमें प्लेटें एक दूसरे से पास आती हैं। देख लो यहां पे लिखा भी है ओशनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर प्लेटें टकराएंगी और जो हैवी प्लेट होगी ओशनिक प्लेट वो सबडक्ट हो जाएगी। इससे लावा बाहर निकल के, ठीक है, क्या करेगा, माउंटेन पीक बनाएगा वोल्केनिक। अब देखो इससे बनेंगे ओशन ट्रेंच बनेंगे। ध्यान रखिएगा ओशन कन्वर्जेंट से भी ओशन ट्रेंच बनते हैं और ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस से भी ओशन ट्रेंच बनते हैं। फिर कहोगे सर डिफरेंस कैसे है? जो ओशन ट्रेंच मिड ओशन में पाए जाएंगे वो ओशन कन्वर्जेंट से बनेंगे और जो कॉन्टिनेंट के पास ओशन ट्रेंच पाए जाएंगे जैसे पेरू चिली वो बनेंगे कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस से। फोल्ड माउंटेन बनेंगे, एंडीज रॉकीज बता दिया मैंने आपको, वोल्केनिक पीक बनेंगी। अब देखो ओशन कन्वर्जेंट। अब देखो जहां पे दोनों प्लेटें ओशन होंगी, आप सोचिए दोनों की डेंसिटी सेम है, फिर कन्वर्जेंट होगा कैसे? तो इसमें जो ओल्डर रॉक होगी और जो बड़ी होगी वो सबडक्ट होगी। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इसमें क्या बनेंगे, डीप ओशन ट्रेंच, मैरियाना। देखो आ गया, ये पूछ सकता है कि मैरियाना ओशन ट्रेंच किस टाइप की प्लेट बाउंड्री पे फॉर्म्ड होगा, तो ओशन कन्वर्जेंट, ये ध्यान रखिएगा। आइलैंड आर्क बता दिया मैंने, जापान हो गया, एलुसियन हो गया और आपका एंटिलीज हो गया। कॉन्टिनेंट में क्या हो जाएगा, हिमालय का फॉर्मेशन, हिमालय हो गया जो न्यूली फोल्ड माउंटेन होंगे। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में इसको कंजर्वेटिव बाउंड्री बोलते हैं। यहां पे ना ही कोई फॉर्मेशन होता है ना ही कोई डिस्ट्रक्शन, बस यहां पर अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, देखा, नो क्रिएशन नो डिस्ट्रक्शन, केवल स्लाइड करते हैं एक दूसरे के पास। देखो एक सामने एक इधर, ठीक है। यहां पे केवल फॉल्ट लाइन बनेगी, अर्थक्वेक आएंगे फ्रीक्वेंटली। इसका दुनिया में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सैन एंड्रियास फॉल्ट। कहां पर है, यूएसए के कैलिफोर्निया में है। ये नहीं होगा आप लोग का। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास। होपफुली आपको मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमारा पर्पस है अभी आपका प्रीलिम्स क्लियर कराना और होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएंगे, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें जरूर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक भी पहुंचे जो ऐसी वीडियो के नीडी हैं। थैंक यू, बाय बाय।